नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नए साल 2024 में पोर्टफोलियो में स्थिरता और ग्रोथ चाहिए तो जरूरी है सही फंड का चुनाव करना। आज हम आपको बताएंगे अलग अलग कैटेगरीज के ऐसे कौन से फंड हैं जो अपने ट्रैक रिकॉर्ड और ग्रोथ पोटेंशियल के दम पर आपको दे सकते हैं अच्छा रिटर्न। इसी पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। और 2024 में कैसा पोर्टफोलियो बनाएं आप, इस पर बातचीत करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी, और हर्षवर्धन रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर रुंगटा सिक्योरिटीज से। पंकज जी और हर्षवर्धन दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और हर साल की तरह इस बार भी नए साल का बेसब्री से हर किसी को इंतजार है ही, लेकिन 2023 खास तौर पर याद रहेगा क्योंकि 2023 से कई निवेशकों की कई यादें जुड़ी हुई होंगी। वो इसलिए भी क्योंकि इस बार मार्केट ने दमदार रिटर्न जो दिए हैं अपने निवेशकों को, और कुछ यही सफर बरकरार रहे, इसलिए कुछ बातों का ख्याल रखने की जरूरत है। और हम इस पूरे आज के इस शो में आप दोनों एक्सपर्ट से समझेंगे कैसा रहा 2023 का हाल, 2024 से हम क्या सीख लेकर जा सकते हैं, 2024 में क्या सीख लेकर जा सकते हैं, और कौन से फंड कैटेगरीज जिस पर रखनी होगी खास नजर। लेकिन शुरुआत थोड़ा सा हम अगर एक रैप अप के साथ करें, पंकज जी, हमने स्पेशली 2023 में देखा कि जो साल था वो इक्विटी के नाम रहा। इक्विटी में हमने चुस्त निवेश देखा, उतना ही सुस्त निवेश हमने डेट फंड्स में देखा। हालांकि डेट ने एक मोमेंटम जरूर पकड़ा था। जब हमने फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत देखी थी अप्रैल में, काफी अच्छा निवेश डेट में आया था। वो ऑब्वियस रीजन से भी है, लोग क्योंकि डेट टैक्सेशन में बदलाव हुआ था, उसके बाद हमने एक सर्च देखा था। उससे पहले लोग अपने पैसे डाल देना चाहते थे डेट में। लेकिन अगर कुल मिलाकर अगर हम इक्विटी निवेश को सम अप करें अगर साल 2023 में, तो आपकी नज़र में मेन हाइलाइट्स क्या रही हैं? स्वाति जी नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, डेट में हालांकि परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ भी खराब नहीं थी, लेकिन इक्विटी ने जितने अच्छे रिटर्न्स दिए उसको देखकर मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स इक्विटी में उन्होंने काफ़ी निवेश किया और पैसा भी बनाया। हमने देखा कि अलग अलग सेक्टर्स और स्पेशली लार्ज कैप मिड कैप्स में अच्छी ग्रोथ देखी गई। और हम चाहे एसआईपी बुक की बात करें, उसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई। हम अगर लमसम की बात करें, वहाँ भी अच्छा पैसा आया। तो इसका मतलब ये है कि निवेशकों ने पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा बनाया, और इसी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ। और बस एक ही बात समझने वाली है यहाँ पर कि ये मार्केट की तेजी को देखकर यदि इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर डटे रहें, तभी आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में मदद मिलेगी। बिल्कुल, और यही हमने कुछ देखा हर्षवर्धन, जैसा कि पंकज जी ने भी बताया कि मुनाफा तो इक्विटी ने आपको कमा कर दे दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उसको कैसे संजो के रखना है ये आपके निवेश प्लान पर डिपेंड करता है। क्या सीख लेकर हम जा रहे हैं, हम उनकी तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हमने बाजार को भी परफॉर्म करते हुए देखा 2023 में, और वो सिलसिला अभी भी बरकरार है। 2024 में फिलहाल इक्विटी में क्या एक्सपेक्ट करें हम, क्योंकि अगर हम कुल मिलाकर अगर निवेश देखें या AUM देखा इक्विटी फंड का, वो 20 लाख करोड़ के पार गया। डेट फंड का AUM कुछ 13 या 14 लाख करोड़ दर्ज किया गया। और सर्वाधिक निवेश जो हमने इक्विटी में कैटेगरी में आता हुआ देखा वो अराउंड, एक तो हमने मार्च में देखा था 2023, उसके बाद हमने इनफैक्ट अगस्त ऑनवर्ड्स 20,000 करोड़, 14,000 करोड़, अक्टूबर में 19,000, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ फिर, और नवंबर में 15,000 करोड़ के आंकड़े इक्विटी में फिर से पार होते हुए देखे। लेकिन उतना मोमेंटम डेट नहीं पकड़ पाया। तो डेट एज कंपेयर टू इक्विटी या इक्विटी एज कंपेयर टू डेट, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहा है वो साल 2023 के बाद गोइंग फॉरवर्ड 24 में कैसा रह सकता है? तो देखिए स्वाति, आपने जो कहा ना कि ये जो नंबर्स हम बात कर रहे हैं, जो इक्विटी इन्फ्लोज आ रहे हैं और जो डेट के इन्फ्लोज हैं, और निवेशकों को क्या करना है। सो पहली बात सिंपल है कि मार्केट का आउटलुक जो है वो मिक्स्ड है, और एक्चुअली हमेशा ये सिचुएशन रहने वाली है। एक तरफ हम देखते हैं कि वैल्यूएशंस थोड़ी स्ट्रेच्ड हैं, तो अर्निंग्स जब तक कैचअप नहीं करेगी, वैल्यूएशन मैट्रिक्स हमेशा एक थोड़ा अनफेवरेबल रहेगा।
अब ये मानने की बात है कि 2024 में हमारे कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अच्छे होंगे, अर्निंग्स बढ़ेगी, तो शायद इवैल्यूएशंस जो वैल्यूएशन कंसर्न्स हैं वो ईज आउट होंगे। सो ये हमेशा मार्केट का सिचुएशन रहने वाला है कि फ्यूचर अनसर्टन दिखेगा, लोग जो एस्टिमेट करेंगे बेस्ड ऑन मैक्रो नंबर्स। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। अब क्या ये, लेकिन जो 2023 का जो परफॉर्मेंस था ये वैसे का वैसा ही 24 में चालू कंटिन्यू रहेगा, देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर हम देखें लार्ज कैप ने करीबन 20% आसपास एनुअलाइज्ड 23 के अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 20% आसपास रिटर्न दिया है। अगर मिड कैप्स की बात करें करीबन 40-45% रिटर्न्स हैं, स्मॉल कैप 50%। देखिए लॉजिकली थिंकिंग कि यही रिटर्न्स आपको 24 में मिलेंगे, आई मीन इट इज़ टेक्निकली नॉट पॉसिबल। लेकिन क्या अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे? येस, दैट इज़ पॉसिबल। वैल्यूएशंस जो हैं वो कंसर्न रहेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर कैचअप करती हैं तो शायद वैल्यूएशंस का ये इस तरह से कंटिन्यू भी करें। अब इन्वेस्टर्स को क्या करना है? सो फर्स्ट थिंग, आप रियलिस्टिक एस्टिमेशंस रखें। आप अगर मार्केट में आ रहे हैं ये देख के कि आपको 15-20% रिटर्न मिल रहा है और वही आगे भी मिलेगा, हो सकता है आपको 10-12% मिले तो भी आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि इक्विटी ज़रूरी नहीं है कि वही है वैसा कंटिन्यूस और एक लीनियर लाइन में आपको रिटर्न्स देगा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको कोई रिटर्न भी ना मिले इक्विटी से, तो निराश होकर निकलना नहीं है, क्योंकि ये मार्केट का बहुत कॉमन फैक्टर है कि आपको लीनियर रिटर्न्स नहीं, आपको लंपी रिटर्न्स मिलते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कभी नेगेटिव भी जा सकता है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, आपके गोल्स लॉन्ग टर्म के लिए हैं, आप एसेट एलोकेशन ढंग से किए हैं, तो इक्विटी में बने रहें। जहाँ तक डेट की बात है, डेट में क्यों थोड़ा ना सुस्ती आई है, जैसे आपने कहा था, वो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप डेट म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, आपको टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एडवांटेज नहीं है जब हम उसे फिक्स डिपॉजिट या कोई और डेट इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करते हैं। तो जहाँ पे फिक्स डिपॉजिट या कोई स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जिसमें आपको गारंटीड रिटर्न है, डेट में आपको विजिबिलिटी नहीं मिलती। तो सिचुएशन ऐसे ही रहने वाली है। एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखिए, अपने गोल्स एसेट एलोकेशन प्लान पे बने रहें, तो आप डेफिनेटली अपने एक फाइनेंशियल प्लान को अचीव करने के रास्ते पे रहेंगे। और जैसा लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप के AUMs भी हमने देखे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लार्ज कैप में उतना निवेश इस बार नहीं आया, लेकिन AUM के मामले में लार्ज कैप स्कीम्स जो रही हैं वो फिर भी AUM के लिहाज से तो बड़ी ही है मिड कैप और स्मॉल कैप से। बट जो हमने एक यूफोरिया देखा मिड कैप और स्मॉल कैप में, पंकज जी, उसने कई निवेशकों को डेफिनेटली अच्छा रिटर्न तो दिया ही, ये भी, और जितना निवेश आया हमने मिड कैप और स्मॉल कैप में देखा, लोगों को लगा कि पैसा तो यही बनेगा। लेकिन 2024 में क्या इसी थिंकिंग से आगे बढ़ना चाहिए? जैसा हर्षवर्धन ने भी बोला कि आपको जरूरी है एसेट एलोकेट करने की, आप इंटेलिजेंटली एसेट एलोकेट करें। हो सकता है आपको कई बार निराश भी होना पड़े, तो जितना खुश मिड कैप और स्मॉल कैप ने 2023 में किया है, 2024 में स्मार्टली कैसे प्लान करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, ऐसा है कि इकोनॉमी में साइकिल्स होती हैं, बिजनेस साइकिल्स होती हैं, और अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह के सेक्टर्स, अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स एक दूसरे से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अब क्योंकि 2023 ये स्मॉल कैप और मिड कैप का ईयर रहा, जहां पर हमने देखा कि लार्ज कैप के मुकाबले यहां बेहतर रिटर्न्स दिखे गए, लेकिन यदि हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैसे तो ओवरऑल मार्केट की बात करें तो वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप में फिर भी दिखता है कि पोटेंशियल ज़्यादा है। शायद 2024 में लार्ज कैप बेटर परफॉर्म करेगा कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप, और वजह यही है कि वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। तो निवेशक यदि इस हिसाब से निवेश कर रहे हैं कि उनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है और पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ होना चाहिए, तो बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में अभी भी मैं कहूँगा कि भले ही एक्सपेंसिव है, लमसम में ना इन्वेस्ट करें, लेकिन आप स्टैगर्ड मैनर में और SIP की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये सोचकर कि 23 में स्मॉल कैप में कुछ स्कीम्स में यहाँ तक कि 50% का रिटर्न मिला, तो आप इस हिसाब से ज़्यादा एलोकेशन स्मॉल कैप में कर लेंगे तो ये बहुत जोखिम भरा होगा। तो यदि आप शुरुआत की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में होना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा बहुत एलोकेशन आपका स्मॉल कैप, मिड कैप में भी रहना चाहिए। तो 2024 में अगेन रिपीट करूंगा कि इस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना जिस तरह के स्मॉल कैप में हमने देखे या मिड कैप में देखे, थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो मुश्किल होगा। बिल्कुल, तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए। 2023 में आपने जो अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाई थी,
वो हमेशा चले ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अपने गोल के हिसाब से, जैसा माफ कीजिए एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, अपने निवेश के सफर को आगे बढ़ाना है। वेरी इंपॉर्टेंटली हर्षवर्धन, एक्टिव या फिर पैसिव निवेश, हमने पैसिव फंड्स को काफ़ी बढ़ते हुए देखा। 2023 में भी काफ़ी जो फंड हाउसेज हैं काफ़ी सारे पैसिव फंड्स लेकर आए। हमें मालूम है कि एक्टिव फंड का यूनिवर्स बहुत बड़ा है, लेकिन पैसिव फंड भी धीरे 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 कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। तो 2024 में आपको क्या लगता है, किसी का जो निवेश हो एक्टिव या पैसिव, कैसे डिसाइड करें? वेल स्वाति, ये जो एक्टिव पैसिव का जो डिबेट है ना, वो एंडलेस है। इसमें आप जितनी बात कर लें उतनी कम है। एक निवेशक को क्या देखना है, सिंपल सा है, वो आप अपने आप को देखिए एज एन इन्वेस्टर, आप क्या कर सकते हैं। ये मत देखिए कि एक्टिव अच्छा है। अगर एक्टिव अच्छा है लेकिन आप अच्छे एक्टिव फंड को सिलेक्ट नहीं कर सकते, मॉनिटर नहीं कर सकते, स्विच नहीं कर सकते, तो वो चाहे कितना भी अच्छा हो आपके काम नहीं आना। सो हर प्रोडक्ट के लिए एक इन्वेस्टर है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको लिमिटेड नॉलेज है फंड मैनेजर्स की, एक्टिव फंड मैनेज, इक्विटी मार्केट की, इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप मॉनिटर या ट्रैकिंग जो एक फंड का परफॉर्मेंस है, आप अगर उसके पैरामीटर्स नहीं समझते कि मैं कैसे ट्रैक करूं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करूं, तो आप एक पैसिव फंड सिलेक्ट करते हैं। बहुत सिंपल है। आपको उसमें, अगर आप एक पैसिव फंड सिलेक्ट करते हैं तो आपका इक्विटी में एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन आपको फंड मैनेजर या फंड परफॉर्मेंस ये सब कुछ भी ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। जो इक्विटी इंडेक्स का जो रिटर्न है वो आपको रिटर्न मिलेगा। सो लार्ज कैप कैटेगरी में आपके पास सेंसेक्स है, निफ्टी है, उसमें वेरिएशंस हैं, आपके पास स्मार्ट बीटा फंड्स हैं, जैसे आपका इक्वल वेट हो गया, बहुत सारे अलग ऑप्शंस हैं। तो आप ऑन पर्टिकुलरली लार्ज कैप में ये देखा गया है कि इंडेक्स फंड्स आर परफॉर्मिंग बेटर देन एक्टिव फंड्स। सो लार्ज कैप कैटेगरी है, आप इंडेक्स फंड ले सकते हैं। अब आते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। सो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में स्टॉक सिलेक्शन अभी भी मायने रखता है। 2023 की बात करें, सो इंडेक्स फंड्स, मिड कैप की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स फंड्स हैव परफॉर्म्ड बेटर देन एक्टिव मिड कैप फंड्स। सो ये एक अलग ही चीज़ हो गई। जो हम हमेशा कहते हैं कि मिड कैप में फंड मैनेजर अल्फा मिलता है, लेकिन वो 2023 में नहीं हुआ। सो आप मिड कैप में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि आप आधा पैसा पैसिव में लगाएं, आधा एक्टिव में लगाएं। तो आपका एक इंडेक्स रिटर्न तो आपको मिलेगा ही, प्लस बाकी के आधे हिस्से पे अगर फंड मैनेजर कुछ अल्फा जनरेट कर पाते हैं तो आपको वो अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। जहाँ हम स्मॉल कैप में आते हैं, स्मॉल कैप का यूनिवर्स और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो जैसे मैंने फिर से कहा कि अगर आप फंड मैनेजर, फंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को ट्रैक कर सकते हैं तो आप एक्टिव फंड्स लेंगे। अगर नहीं कर सकते तो स्मॉल कैप में भी आपके पास पैसिव अपॉर्चुनिटी है। अगर उससे भी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आप दोनों का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो पैसे डिवाइड कर लीजिए। लेकिन स्मॉल कैप में मैं मानता हूँ कि एक्टिव फंड मैनेजर्स के पास आज भी स्कोप है कि वो आपको इंडेक्स से बेटर रिटर्न दे सकें। बट शर्त यह है कि आपको फंड मैनेजर एंड परफॉर्मेंस को ट्रैक करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सो ये डिबेट छोड़ दीजिए कि एक्टिव बेटर है कि पैसिव, आप ये देखिए आपको क्या सूट करता है। हर्षवर्धन, जैसा आप बता रहे हैं ना कि डेफिनेटली एक जब हम पैसिव स्ट्रैटेजी के बारे में सोचते हैं, मैं इनफैक्ट पंकज जी आपसे एक क्विक इस पर राय लेना चाहूँगी कि यूनिवर्स के लिहाज से जैसे हमने बोला कि एक्टिव का डेफिनेटली बड़ा यूनिवर्स है, पर अभी भी जब हम पैसिव की बात करते हैं तो लार्ज कैप में इंडेक्स फंड्स पे लोग थोड़ा सा ज़्यादा शायद भरोसा करें। स्मॉल कैप और मिड कैप में धीरे धीरे अब पिकअप हो रहा है, बट प्रपोर्शन के लिहाज से आपकी नज़र में एक प्रपोर्शनेट पोर्टफोलियो में कैसा हो सकता है बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव, और उसमें भी कैटेगरी वाइज? बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, दोनों ही हम एक्टिव की बात करें या पैसिव की, दोनों का स्कोप है पोर्टफोलियो में, आप दोनों में निवेश कर सकते हैं। और जैसा हर्ष ने भी अभी कहा, लार्ज कैप में हमने देखा है कि एक्टिवली मैनेज फंड बीट नहीं कर पाए पैसिव को, तो फिर ऐसा लगता है कि फिर क्यों आप एक्टिव में कर रहे हैं, क्यों एक्सपेंस आप ज़्यादा पे करेंगे, इससे अच्छा आप एक्टिव फंड ले लें। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप की बात करें, वहाँ पर लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल है कि अच्छे स्टॉक सेलेक्ट होंगे तो अल्फा जनरेट होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि क्योंकि हमारे पास चॉइस निफ्टी 50 की भी है, निफ्टी 500 भी है, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, तो सभी तरह की चॉइसेस हैं। और इन्वेस्टर्स अगर चाहे इवन लार्ज कैप में भी आप निफ्टी 50 भी रख सकते हैं, और साथ में निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स या फिर फैक्टर इन्वेस्टिंग जो है उस तरह के इंडेक्स फंड्स को भी कंसिडर किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर निवेशक के लिए पोर्टफोलियो में अगर पैसा है आपके पास तो आप डिवाइड करके एक्टिव और पैसिव दोनों में निवेश कर सकते हैं। लेकिन जहां तक आपने पूछा था कि कैटेगरी वाइज, तो मैं कहूंगा कि मिड कैप, स्मॉल कैप में
आप एक्टिवली मैनेज फंड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, लेकिन जहाँ तक बात है लार्ज कैप की, वहाँ पर आप पैसिव फंड्स में ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। अब 2023 से क्या सीख लेकर 2024 की करनी है तैयारी? हर्षवर्धन, आपसे शुरुआत करेंगे। आपकी नजर में वो 5 सीख 2023 की जिससे हो सकती है 2024 की परफेक्ट तैयारी। स्वाति, अगर 5 चीज़ें हमें बात करनी है तो पहली चीज़, रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है। ये एक 2023 से सीख लेंगे हम, वो इस तरह से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो समझते हैं कि इक्विटी बहुत रिस्की एसेट है, हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, और डेट में जो 7-8% में हम पैसे लगाते हैं, अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो वो सबसे बड़ा रिस्क है। थोड़ा आपको अपने प्लानिंग में जाइए, एसेट एलोकेशन में जाइए, देखिए कि आप इक्विटी में कैसे एक्सपोजर ले सकते हैं, और थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। दूसरी सीख जो हम 2023 से लेंगे कि आप अगर बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं सिर्फ पास्ट रिटर्न्स को देख के, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। ये 2023 में हमने देखा कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जो रिटर्न्स मिला है, काफ़ी निवेशक ऐसे हैं जो उन्होंने अपना एलोकेशन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ये बिना जाने हुए कि मिड कैप और स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी कैसी, वो कैसे काम करते हैं, उनके न्यूआंसेस क्या हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। तो अगर आज की तारीख में आपका मिड एंड स्मॉल कैप में बिना समझे हुए आपने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले रखा है, तो ये अच्छा मौका है कि आप उसे करेक्ट कर लें। विच मीन्स आज आप प्रॉफिट में अपना जो भी रीबैलेंसिंग करना है वो प्रॉफिट में करेंगे। अगर कोई कारण से मार्केट गिरता है, कुछ होता है, तो यही काम आप लॉस में होते हुए करेंगे। तो ये अच्छा मौका है आपके पास कि अपनी गलती सुधारने का। बहुत ज़्यादा रिस्क लेना इसी चीज़ को देखते हुए कि पास्ट रिटर्न्स है, तो वो बहुत अपने आप में बड़ा रिस्क है। तीसरा रूल जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो है कि लोगों ने अपनी एसेट एलोकेशन की जो स्ट्रैटेजी थी उसे निगलेक्ट कर दिया, उसे टोटली इग्नोर कर दिया, सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए कि इक्विटी इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है। हमने इन्वेस्टर्स को देखा है जो अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, डेट फंड्स, इनमें से पैसे निकाल के ओवर लेवरेज कर रहे हैं, ओवर एलोकेट कर रहे हैं इक्विटीज़ को। सिर्फ इसी के लिए कि इक्विटीज़ में अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो हम क्यों डेट में लगा रहे हैं, क्यों 6-7-8% हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो आपके एसेट एलोकेशन की अगर स्ट्रैटेजी में है तो आप उसमें लगा के रखेंगे, ठीक है, आप अपना एसेट एलोकेशन बदल सकते हैं, लेकिन पूरा इग्नोर करना वो सही नहीं है। चौथी चीज़, एक और जो एक रियलिस्टिक एक आईना दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग बहुत रिसेंटली शुरू किया, और आज जो भी स्टॉक उन्होंने इन्वेस्ट किए होंगे तो वो हो सकता है 2 या 3 गुना हो। तो कई इन्वेस्टर्स को ऐसा लगने लग गया कि वो एक स्टॉक पिकर हैं, वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं। यकीन मानिए, ऐसा नहीं है कि आपकी नॉलेज पे मैं कोई डाउट कर रहा हूँ, लेकिन अगर 1 साल के अंदर आप स्टॉक ट्रेडिंग शुरू की और आपको प्रॉफिट हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि अपनी वजह से हो रहा है या आपकी नॉलेज की वजह से हो रहा है, ये शायद थोड़ा गलतफहमी हो सकती है। आज की तारीख में 2023 में आप कोई भी आंख बंद करके भी कोई स्टॉक लेते तो वो 99% चांसेस है कि वो बढ़ जाता। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपकी नॉलेज की वजह से बढ़ा है, ये हो सकता है क्योंकि वो ऐसे भी चलने ही वाला था। रियलिस्टिकली स्पीकिंग 2024 में आप आते हैं। और 5वां कौन सा होगा आपकी सीख? सिंपल एक पॉइंट है कि आप आप लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें। तो इस बार मैंने ये भी देखा है 2023 में कई लोग जो है वो पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज, फिक्स्ड डिपॉजिट के सामने लोन लेके इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये देखते हुए कि उन्हें 20-30% रिटर्न मिलेगा और लोन पे आपको 8 या 12% देना है। ये गलत स्ट्रैटेजी और ये बहुत बड़ा एक ट्रैप बन सकता है आगे जाते हुए। और पंकज जी, आपके नजर में कौन सी सीख है जो 2024 की तैयारी कराए? बिल्कुल, देखिए 2023 में हमने देखा कि इक्विटी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, और स्पेशली स्मॉल कैप, मिड कैप ने। तो इन्वेस्टर्स ने बिना प्लानिंग के एक ही तरह के एसेट क्लास में या एक तरह के मार्केट कैप में ज़्यादा एक्सपोजर ले लिया। लेकिन निवेश हमेशा प्लान करके करना चाहिए। तो आपने गोल्स प्लान करें और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें, अदरवाइज आपके पोर्टफोलियो में जोखिम काफ़ी बढ़ जाएगा, और जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर रिटर्न मिले हैं, शायद आपको अपनी वेल्थ क्रिएशन में बाधा पड़ सकती है। दूसरी बात, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन। अगेन उसी बात को कहूंगा कि क्योंकि एक एसेट क्लास में या एक तरह के मार्केट कैप में रिटर्न्स बहुत ही अच्छे रहे, तो आप भूल गए कि डाइवर्सिफिकेशन का क्या बेनिफिट है, और ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत होगी, पोर्टफोलियो में रिस्क बढ़ जाएगा। और ऐसा नहीं होता है कि एक सेगमेंट यदि एक टाइम पर बहुत अच्छा कर रहा है तो हमेशा वही अच्छा करेगा। तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, ये यहाँ पर सीख लेनी बहुत जरूरी है। उसके बाद लंबी अवधि में धैर्य बहुत जरूरी है। हमने देखा कई इन्वेस्टर्स ने
प्रॉफिट बुक किया बीच में कि यहाँ पर कोई भी स्कीम में 15%, 20% रिटर्न मिल गया और वो निकल गए शॉर्ट टर्म में, जबकि देखा वही म्यूचुअल फंड स्कीम में, स्टॉक की बात भी नहीं कर रहा हूँ, कि एक साल में 50% से ग्रो हो गई। तो यानी कि आपको पेशेंस रखना जरूरी है, तभी आप मनी को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में 10%, 15% से खुश तो हो जाएंगे, लेकिन यदि वेल्थ क्रिएट करनी है तो इक्विटी में स्पेशली पेशेंस बहुत जरूरी है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट। हमने देखा, चाहे हम क्रिप्टो की बात करें, इन्वेस्टमेंट किया और बहुतों ने नुकसान भी वहाँ पर देखा। उसके अलावा एफ&ओज में या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके पैसा कमाने की कोशिश की, और यहाँ तक हुआ कि रेगुलेटर को भी ये कहना पड़ा कि 10 में से 9 ट्रेड में यहाँ पर एफ&ओज में लॉस होता है। तो ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट जो है वो टेस्ट मैच की तरह है, वो एक 2020 नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म में पिच पर डटे रहना है, तभी आप यहाँ पर पैसा बना पाएंगे। तो ये ज़रूर सीख लें यहाँ पर। और एक लास्ट चीज़ है कि हमने देखा इस साल में बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम्स और ऑनलाइन फ्रॉड्स भी हुए। तो इन्वेस्टर्स को भी समझना ज़रूरी है कि आप समझकर निवेश करें। आपको इस तरह से कोई टेलीग्राम चैनल पे टिप्स आ रही हैं या किस तरह के आपको जालसाजी में फंसाने की कोशिश की जा रही है, उससे कैसे बचें। आप समझदारी के साथ और नॉलेज के साथ में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आने वाले समय में इस तरह का नुकसान आपके साथ ना हो। बिल्कुल। और अब दमदार फंड, हर्षवर्धन बताइए कौन से फंड्स आप रेकमेंड करेंगे? सो वेल स्वाति, 2024 में जब हम जाएंगे तो एक फंडामेंटल पॉइंट को ध्यान रखना है। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। वैल्यूएशन एक तरफ कंसर्न है, दूसरी तरफ लिक्विडिटी की वजह से मार्केट गिर नहीं रहा है, फंडामेंटली स्ट्रांग रख रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये वक्त है कि आप अपने पैसे एक मैच्योर्ड फंड मैनेजर को दें। ऐसा नहीं कि तो जिसका 20 साल का एक्सपीरियंस हो, उन्होंने सारे मार्केट साइकिल्स देखे हुए हैं और ये सारी चीज़ को बहुत मैच्योर्डली हैंडल कर सकें। सो 10 फंड्स मैं बता रहा हूँ, अलग अलग फंड हाउसेस से बता रहा हूँ, जिनके सीनियर फंड मैनेजर्स हैं। आईसीआईसीआई में ओनली फंड नेम हर्षवर्धन। सो एबीएसएल निफ्टी 50, समय थोड़ा कम है। हाँ जी, एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, व्हाइट ओक मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड, UTI Dividend Yield Fund, Tata Multi-Asset Opportunities Fund, ICICI FMCG Fund, SBI Consumption Opportunities Fund, and HDFC Developed World Indexes Fund of Fund. तो हर एक कैटेगरी से एक फंड हर्षवर्धन ने चुना है अपने इस पोर्टफोलियो के लिए। और पंकज जी, आपके पोर्टफोलियो में कौन से फंड्स होंगे? बिल्कुल, ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड मैं भी कहूँगा इसके लिए, और HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, साथ ही एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये हैं डाइवर्सिफाइड फंड। इसके अलावा हाइब्रिड फंड में ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड और मेरे एसेट बैलेंस एडवांटेज फंड, इनको कंसिडर किया जा सकता है। और साथ ही थीमेटिक फंड, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड और साथ ही SBI PSU फंड, इनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कुछ ऐसे फंड, दमदार फंड जो कि आप 2024 में अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और कुछ सीख जो कि हम 2024 में लेकर जाएंगे अपने पोर्टफोलियो को और बेमिसाल बनाने के लिए। बहुत धन्यवाद करेंगे दोनों एक्सपर्ट्स, पंकज जी और हर्षवर्धन का, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आपका ये साल नया साल रहे, हैप्पी निवेश ईयर, उसके लिए सभी को बहुत शुभकामनाएं। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।